नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। भाषाविद एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है। विलियम्स जेम्स फारसी भाषा सीख रहे हैं। पहले के अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश शासक के कारण यह राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस तरह के प्रभाव पड़े हैं। इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन स्तर पर क्या असर पड़े हैं। विद्यार्थी के जीवन को समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विषय और आय पर नियंत्रण नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि देसी समाज को सभ्य बनाना और उनके रीति रिवाजों के मूल्यों को बदलना है। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे। भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए गए। अंग्रेजों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कोई दशक तक बहस चलती रही। अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, पिछले 200 साल से किस तरह विकसित हुए, इस पड़ताल के दौरान पर इस बात पर निर्भर विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रक्रिया दी। इस बारे में अंग्रेजों के विचार इस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 विलियम्स जोन्स नाम की एक सर्जित कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया। कानून का माहिर होने के साथ साथ जैनी से भारतविद भी थे। चित्र 2, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। वह संस्कृत व हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिक, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान, अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जॉनसन ने पाया कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनकी जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियस हार्डस भी भारतीय भाषा सीख कर संस्कृत फारसी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद कर रहे थे। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानूनी ग्रंथ को खोजना व समझना जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझाना जा सकता है और इन रचनाओं को पुनः अध्ययनों से भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हों और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। अपने अनजाने विषयों को शिक्षा न दी जाए। चित्र 3, वारेन हेस्टिंग का स्मारक। रिचर्ड बेसमार्कोट 1830 कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्रत्ययवादी किस तरह सोचते थे, यह आप देख सकते हैं। प्रत्ययवाद एक ऐसी भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले मुंशी ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना जानते हों। मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए
1781 अरबी फारसी इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1791 बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, देश के शासन चलाने में मदद मिले। पूरब की जघन्य गलतियाँ। 19वीं सदी के शुरुआत ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के परिचयवाद दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और साहित्य इसलिए दलील दी जाती है अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत व साहित्य को अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। प्रत्ययवादियों पर हमला करने वाले जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान से देखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा जरिए उपयोगी व्यवहारिक चीज़ों पर ज्ञान देना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम में किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली हैं। चित्र 4 थॉमस बेलविंगट मैकाले और उनका अध्ययन कक्ष। ज्ञानियों की भाषा। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत के अरब समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उनका तर्क यह है कि भारत में ब्रिटिश सरकार को परिचयवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैकाले ने मिंटस के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। फैसला भी लिया अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे, बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्रचारवादी संस्थाओं को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थाओं को अपने आप चरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पुस्तकें छपने लगी। व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम जारी किए इस संदेश को वुड नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की गई जाने वाली शिक्षा की नीति रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया। प्राचीनवाद ज्ञान को स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उनके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझाने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझाने में मदद मिलेगी। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बनेंगे। फलस्वरूप कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारी की कमी नहीं रहेगी। 1857 में नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। यूरोपीय ज्ञान पक्ष में एक तर्क। गतिविधि। कल्पना कीजिए 1850 दशक में जी रहे हैं। अपने वुड नीति पत्र के बारे में सुना, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। 19वीं सदी में बम्बई विश्वविद्यालय।
नैतिक शिक्षा की मांग। चित्र स्कॉटलैंड ईसाई प्रचारक विलियम केरे, जिसने सेरामपुर मिशन की स्थापना की मदद की। कलकत्ता पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरापुर कॉलेज। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत के सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र को सुधार लाना, नैतिकता उत्थान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही संभव है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के प्रचार गतिविधियों के विरुद्ध थी। कंपनी को भय था कि प्रचार गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेजी की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लगेंगे। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में प्रचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत के ब्रिटिश शासक प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगे। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल्यों, मान्यताओं और धार्मिक विचारों में किसी तरह की छेड़छाड़ देशी लोगों को भड़का सकती है। एक ग्रामीण पाठशाला या फ्रांसिसो साल्मे नामक डच पेंटर द्वारा बनाया गया। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चे किस तरह के पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं? विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूल में शिक्षा की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार किया वह दिलचस्प था। एडम ने पाया कि पश्चिम बंगाल, बिहार 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे केंद्र हैं जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं थे। इन सभी पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चे कुल संख्या काफ़ी बड़ी यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिस चीज़ों की स्कूलों की उम्मीद रखते हैं उसमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। एडम ने पाया लचीला प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेत में काम करने जाते थे। गतिविधि। कल्पना कीजिए आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं। आप बताएं कि सरकार द्वारा नियंत्रित पाठशालाओं पर आपकी क्या राय है। क्या आपको मालूम है कि प्राथमिक स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों में लगभग 50% बच्चे 13 से 14 साल की उम्र तक पहुँचते स्कूल छोड़ चुके होते थे। चित्र 9। अरबिंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 में बॉम्बे में अपने एक सभ्य भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों की राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके पीछे अपने पूर्वजों के सामूहिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर इसलिए
था इसलिए था कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं में कामकाज में भी काफ़ी ज़्यादा दाखिल नहीं दिया। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना, प्रत्येक गुरु को निर्देशित करना वह समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित सारणी के अनुसार पढ़ाएं। नए नियमों के और दिनचर्या एक और नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीबी किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग थी, बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा की कार्य सूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोचते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में विभिन्न भागों में बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रचार की जरूरत पर जोर देने लगे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित कुछ भारतीयों का मानना था पश्चिम शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर रही है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं। 1940। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना है औपनिवेशिक शिक्षा ने हमारे भारतीयों के मानसिक में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। उनके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिम सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। अपनी संगत के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी की दृढ़ मानता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने अपने सामाजिक परिवेश से काट लिया और अपनी भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृतियों से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों की अपनी जनता से जुड़े तौर तरीके भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था पश्चिम शिक्षक मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित हैं। उससे पाठ्यक्रमों पर जो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव व्यवहार ज्ञान की अपेक्षा की जाती है। चित्र 11 शांति निकेतन में एक शिक्षा कक्षा चल रही है। 1930 का दशक। आसपास का माहौल देखें, चारों तरफ पेड़ पौधे, खुली जगह। साक्षरता ही शिक्षा नहीं, महात्मा गांधी ने लिखा। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी ऐसी राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से अमालूम तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्त शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने और क्यों की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत हिचकिचाते थे। उनका मानना था उनका वहाँ दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमाकनी लगता था। जब दूसरे बच्चे शिक्षण को सुन रहे थे, टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा था। कलकत्ता के अपने स्कूल में जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े होते गए तो ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें। चित्र 12 कोयम्बटूर एक प्रचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे। 20वीं सदी के प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। सृजनात्मक
गुणात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कलकत्ता में 100 किलोमीटर एक दूरी ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्होंने आज जगह निर्मला शांति से भरी दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीने और बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजन वेगा को अपनी विकसित कर सकें। आधुनिक पश्चिम सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांतिनिकेतन में कला, संगीत, नेतृत्व, नृत्य, साथ विज्ञापन और प्रौद्योगिकी की शिक्षा पर भी जोर दिया। आइए कल्पना कीजिए कि अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी और मैकाले के बीच चर्चा चल रही है और आप अध्याय से चर्चा सुन रहे हैं। आप एक पन्ने में लिखें कि दोनों क्या कह रहे हैं, फिर से याद करें, मिलान करें, सही या गलत बताएं। आइए विचार करें। विलियम्स जोन्स ने भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? जेम्स मिल और टॉमस मैकाले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है? महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएँ क्यों सिखाना चाहते थे? महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया? आइए करके देखिए। अपने घरों के बुजुर्गों से पता करें स्कूल में उन्हें कौन सी चीज़ें पढ़ी थी। अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।